ना चैनल। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशो कल्चरल और इकोलॉजिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज क्रिटिकल मिनरल्स की बात करेंगे। दरअसल क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं जो एनर्जी के लिए काफ़ी अहम माने जाते हैं और जो आज की हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी की बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनर्जी के सोर्स के तौर पर माने जाने वाले इन मिनरल्स में एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नाइओबियम, निकल, पीजीआई, फास्फोरस, पोटाश, आरईई, रेनियम और न जाने कितने ही और ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इनको कहा जा रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स भी इनको जिस तरह से कहा जा रहा है वो क्यों कहा जा रहा है? बात दरअसल ये है कि हमारे देश में इनकी मौजूदगी कितनी है और क्या ये उतनी है कि जो हमारी तरक्की जिस तेजी के साथ हो रही है हमारे मुल्क की, उसमें इनकी अहमियत को हम समझ सकें। इसी अहमियत को और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हमने दो खास मेहमानों को इनवाइट किया है। एनर्जी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर गोपाल कुमार सारंगी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट के तौर पर जय कुमार गौरव जी मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आप दोनों ही मेहमानों का, वेलकम है। और आपसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर सारंगी, एक तो हम क्रिटिकल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाई वी आर सेइंग क्रिटिकल टू दिस मिनरल्स, और बिकॉज इनका जो जितनी मौजूदगी होनी चाहिए मुल्क में वो कम है इसलिए हम क्रिटिकल कह रहे हैं, या इनकी इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा है कि अगर वो कम हो गई तो हम सच में क्रिटिकल सिचुएशन में हो सकते हैं, इसलिए हम इनको क्रिटिकल मिनरल्स कह रहे हैं। वाई वी आर कॉलिंग देम क्रिटिकल मिनरल्स? धन्यवाद मैडम। ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसका इम्पोर्टेंस के बारे में आपने जो जिक्र किया उसके मैं आऊँगा उसकी तरफ। हम जब क्रिटिकल मिनरल्स का इम्पोर्टेंस का बात करते हैं, दो उसका रीज़न है, प्राइमरी रीज़न। एक तो है भारत, जो हमारा कंट्री है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत का जो प्लान है उसमें क्रिटिकल मिनरल्स का महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा इम्पोर्टेंट है रीज़न ये है कि हमने जो क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट किया हुआ है कंट्री, उसके जो चलते हुए हमने एनर्जी ट्रांजिशन में ज़्यादा तरह से बदलाव आ रहा है, एनर्जी में पर्टिकुलरली बदलाव आ रहा है। हमारा जो फसिल हेवी एनर्जी सिस्टम था, हम उसको धीरे धीरे डिस्कार्ड करके ग्रेजुअल हमने ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। हमने नया टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन ला रहे हैं, बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स आ रहा है, कार्बन कैप्चर स्टोरेज आ रहा है। तो ये सारे जो नया टेक्नोलॉजी है, ये हमारा क्लाइमेट कमिटमेंट्स का जो है लक्ष्य है उसको सामने रख कर लाया हुआ है। ये हमारे कंट्री के लिए नहीं है, बहुत सारे कंट्री के लिए है। करीब करीब आपने ग्लोबली 150 कंट्रीज हैव डिक्लेयर्ड नेट जीरो टारगेट्स एंड द टाइमलाइन मोस्टली इज़ फॉर 2050। हमारा कंट्री भी नेट जीरो टारगेट रखा है 2070 का। एंड इसमें ये जो 2070 का जो टारगेट है, इसमें हम जब ट्रांजिट करेंगे फसिल हेवी सिस्टम से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, तो हमारा जो मिनरल्स का रिक्वायरमेंट्स जो फसिल सिस्टम्स के लिए था वो धीरे धीरे कम होकर नया मिनरल्स का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। जितना मिनरल्स का आपने जिक्र किया, काफ़ी सारे मिनरल्स, लिथियम जैसे बैटरी स्टोरेज के लिए बहुत चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चाहिए, आपका कोबाल्ट, कॉपर, ये सारे जो मिनरल्स आपने जिक्र किया वो सारे मिनरल्स क्रिटिकल्स है, इसीलिए क्योंकि इनका इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और हमारा कंट्री में इसका मौजूद इतना ज़्यादा नहीं है। हमने अभी कुछ नए मिनरल्स का एक्सप्लोर किए हुए हैं, बट अभी आज की डेट में हमने काफ़ी डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री पे, इसीलिए हमारे लिए बहुत सारे क्रिटिकल ये जो मिनरल्स है काफ़ी क्रिटिकल्स है। सेकंड इम्पोर्टेंट ये है कि क्रिटिकलिटी जो आपने बताया, क्रिटिकलिटी भी एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं है, बिकॉज जो कंट्री कॉन्टेक्स्ट को लेकर क्रिटिकलिटी डिफाइन किया जाता है। इसमें अभी तक भी इससे डायनेमिक वे में इसको डिफाइन किया जाता है। जैसे यूएसए के लिए 50 मिनरल्स आर क्रिटिकल्स, फॉर अस इंडिया के लिए 30 मिनरल्स क्रिटिकल्स है।
तो ये जो क्रिटिकलिटी है ये डिपेंड करता है आगे कैसे टेक्नोलॉजी, जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी किस तरह से आएंगे, किस तरह से उनका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। ये बेसिक रीजन है उसका क्रिटिकलिटी का। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जय जी, जो जानना चाहूँगी आपसे ये, क्योंकि जैसे हमने कहा कि 2070 का लक्ष्य है कुछ देशों के लिए और 2050 भी है, डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में ये फ़र्क शायद हम समझ सकते हैं, लेकिन जो रिसाइकलिंग और इन सब चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी में अगर देखें फिजिबल आप उसको कितना पाते हैं, बिकॉज एनवायरनमेंट के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाई दीज क्रिटिकल मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ नेशन? सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, शुक्रिया बुलाने के लिए। मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज जो इशू है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और गर्मी बढ़ रही है, और उसको एड्रेस करने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करना है, या मोबिलिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलना है, और जो इंडस्ट्री है उसमें भी इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। मतलब उसे जो चीज़ पहले हम कोयला जलाकर या ईंधन जलाकर फैक्ट्री चलाते थे, वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें और उससे उस फैक्ट्री को चलाएं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ना है। तो जैसे जैसे ये चीज़ें हम करेंगे तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका एमिशन कम होगा, और ये ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन कम होने से उनका कॉन्सेंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में है वो कम होगा, और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से जो एडवर्स इम्पैक्ट, काफ़ी हानिकारक असर जो हमारे लोगों पर पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा। पर जब ये इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, हमें विद्युतीकरण करना है, या फिर हमें ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रीफाई करना है, तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और जो टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, उनको बनाने के लिए ये क्रिटिकल मिनरल्स इम्पॉर्टेंट हैं। और इनको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रेश, मतलब उसे कहते हैं कि वर्जिन, आप माइनिंग से ला सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारा स्क्रैप होता है, कॉपर स्क्रैप हो रहा है, या जो पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक चुकी हैं, और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिनमें लिथियम की बैटरी होती है। तो इंडिया में आप जो ये स्क्रैप निकल रहा है उसे अगर एफिशिएंटली रिसाइकिल करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से लिथियम निकल आएगा। तो जो एफिशिएंट रिसाइकलिंग है वो एक तरीका है क्रिटिकल मिनरल्स के इशू को एड्रेस करने का। और इसके साथ साथ क्या होता है, जब आप रिसाइकल करते हैं, जैसे अगर आपको वर्जिन मेटल निकालना है तो आपको काफ़ी सारा, जैसे आप जानते होंगे, माइनिंग करनी होती है, तो रिमोट एरियाज़ में काफ़ी बड़े बड़े जगहों पे खुदाई करते हैं, काफ़ी सारा मटेरियल लेकर आते हैं, और उसमें से 1 या 2% मटेरियल या उससे भी कम एक्चुअली एक्सट्रैक्ट होता है जो यूज़फुल होता है। तो काफ़ी सारी एनर्जी और रिसोर्सेज लग जाते हैं किसी भी मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने में। वही आप अगर रिसाइकलिंग करेंगे तो आपको ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ हो रही है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं माइनिंग करने में, उनकी ज़रूरत कम पड़ेगी। तो इसीलिए रिसाइकलिंग एक तरीके से आपका क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को भी एड्रेस करता है, और दूसरा ये क्रिटिकल मिनरल्स का जो रिस्क है कि क्रिटिकल मिनरल्स हमें मिलेंगे नहीं, कि हमें बहुत महंगे मिलेंगे, पर अगर हम स्क्रैप से निकाल रहे हैं तो वो हो सकता है कि सस्ते मिलें और डोमेस्टिकली मिलें। जैसे लिथियम का चिली में ज़्यादा उसकी माइंस हैं, और चिली या फिर जो कंपनीज जो उन माइंस को कंट्रोल करती हैं, उन्होंने देखा कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम इसके दाम बढ़ा देते हैं। या एक जो नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है कि किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तो अगर हम अल्टरनेट सोर्सेज लेकर आएंगे इन चीज़ों का, तो उससे वो प्राइस स्टेबल रहेगी, प्राइस रीजनेबल रहेगी, और फिर हम एनर्जी ट्रांजिशन कर पाएंगे। दूसरा इशू है कि हम रिसोर्स कंजम्पशन को भी कैसे ध्यान में रख के अपनी जो मेटल की रिक्वायरमेंट है वो भी एक रीजनेबल लेवल पे रखें। जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिक बस, तो इलेक्ट्रिक बस में एक बार में 100 लोग सफ़र कर रहे हैं और 100 कारों में 100 लोग सफ़र कर रहे हैं। तो अगर 100 कारों में जितना लिथियम चाहिए और जो एक इलेक्ट्रिक बस में लिथियम चाहिए,
कारों में 10 गुना 20 गुना लिथियम ज़्यादा लगेगा, पर हमें तो ट्रांसपोर्टेशन से मतलब है। तो इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना और एनर्जी इफ़िशेंसी को बढ़ावा देना, इस तरीके से भी एक हमारा जो डिमांड साइड है क्रिटिकल मिनरल्स का, वो डिमांड हम रीजनेबल रखें, राइट, और उसी के साथ साथ हम क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस कर पा रहे हैं। तो इससे जुड़ा हुआ डॉक्टर गोपाल कुमार सारंगी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा जय जी ने बताया तो वो बहुत आइडियली अगर हम देखें तो एकदम परफेक्ट सी सिचुएशन है। जिस तरह से उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि 100 गाड़ियों में 100 लोग जाएंगे और एक बस में भी 100 लोग जा सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत आइडियल है। इसके लिए हमको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इसके लिए हमको वो पूरी डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। उस दिशा में हम क्या कर रहे हैं एज ए नेशन, हमारी गवर्नमेंट किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि सच में जो सिचुएशन है वो कम से कम क्रिटिकल ना हो पाए। हमारे पास या तो रिजर्वेयर उतना हो या फिर हम उतने कम से कम एनरिच रहें हमेशा कि हमारी जो डिमांड है उसको हम पूरा कर पाएँ, हमारी डिपेंडेंसी और नेशंस पर कम से कम ना हो। ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसका दो तरीका है उसको देखने के लिए। एक तो तरीका जो जॉय जी ने बताया, एक ये कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक्चुअली सप्लाई को बढ़ावा देना भी चाहते हैं। सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए हमारा जो पुराना क्रिटिकल मिनरल्स का जो मिनरल्स का लॉ था, 1957 का लॉ था, उसको हमने अमेंडमेंट किए हुए हैं। एंड मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट जो हुआ है वो लास्ट ईयर 2023 में हुआ है। उसको MMDR एक्ट हम बोलते हैं, अमेंडमेंट एक्ट। उसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो हमने लिए हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर को हम अलाउ कर रहे हैं टू एंटर इनटू द क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन। उसमें नॉट ओनली दैट, उसमें क्या होता है जब माइनिंग करते हैं उसका डिफरेंट फेजेस होता है। रिकनिशंस एक फेज है, उसके बाद एक्सप्लोरेशन आता है, उसके प्रोस्पेक्ट्स आता है, देन एक्सप्लोरेशन। तो कुछ कुछ जो हमारा डेफिनेशन था उसको लूज कर रहे हैं हमने, इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि उसको हमने इट बिकम्स सुइटेबल फॉर प्राइवेट डेवलपर्स टू फोरे इनटू द सेक्टर। वो आ सकते हैं प्राइवेट डेवलपर्स आके उसको डेवलप कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हमने जो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया उसका जो मेकानिज्म है, एक्सप्लोरेशन का मेकानिज्म हम चेंज कर रहे हैं। तो हमने अभी ऑक्शंस अलाउ किया। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 20 ब्लॉक्स मिनरल क्रिटिकल मिनरल्स का साइट को आइडेंटिफाई किया हुआ है। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में लिथियम का नया सोर्स मिला हुआ है, और उसको हमने प्राइवेट जो डेवलपर्स है उनको अलाउ कर रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये हमारा तो सप्लाई साइड से हम देख रहे हैं, और डिमांड साइड से जैसे जॉय जी ने बताया कि डिमांड साइड्स में हम भी काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहे हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी जो है उसका भी अप्रोच उन्होंने बताया। तो मैं सप्लाई साइड से ज़्यादा फोकस करूंगा। मैंने ये बताया कि सप्लाई साइड से हम ये भी कर रहे हैं कि इंडिया इज़ नाउ पार्टनरिंग एंड क्रिएटिंग कंसोर्टियम एंड काइंड ऑफ फोरम्स ग्लोबली कि क्रिटिकल मिनरल्स जहाँ जहाँ पे भी सोर्स है उसको एक्सप्लोर करें। जैसे एक नया पार्टनरशिप अभी डेवलप हुआ है जिसको हमने मिनरल्स MSP मिनरल सप्लाई पार्टनरशिप करके बोलते हैं। 3-4 कंट्री का 13 कंट्री का पार्टनरशिप है, लेड बाय USA। उसमें इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। सो दे आर बेसिकली एक्सप्लोरिंग कि कहाँ पे ग्लोबली क्रिटिकल मिनरल्स है, और वहाँ पे जाकर ये क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन किया जाए। इंडिया भी बायलैटरली काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ एफर्ट्स चल रहा है, बायलैटरल एफर्ट्स चल रहा है उसको एक्सप्लोरेशन करने के लिए। इंडिया ऑल्सो इज पार्ट ऑफ दैट इज वन मोर पार्टनरशिप इज कॉल्ड SCRI, जिसकी वजह से भी ग्लोबली इंडिया इज ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल टीम वेयर एक्सप्लोरेशन कैन हैपन इन कंट्रीज वेयर जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स है। तो ग्लोबली बिकॉज क्रिटिकल मिनरल्स इसीलिए है कि इसका जो डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज था वो चेंज होकर अभी सिक्योरिटी प्रायोरिटी आ गया। तो ग्लोबली इसका शॉर्ट सप्लाई हो जाएगा। तो कंट्रीज डिफरेंटली आर कमिंग अप विथ पार्टनरशिप्स। सो इंडिया इज नॉट बिहाइंड, इंडिया एक्चुअली टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स। जैसे मैंने बताया 2 पार्टनरशिप ग्लैरिंगली इमर्ज कर रहा है, एक तो MSP है, दूसरा इज SCRI। उसके साथ साथ ही बायलैटरल पार्टनरशिप चल रहा है। इंडिया में जो प्राइवेट डेवलपर्स है वो भी जाके जैसे बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना में दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग कि कहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स है, हाउ इंडिया कैन गेट क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम दोज कंट्रीज। डोमेस्टिकली हमने जो मिनरल्स एंड माइंस का जो एक्ट था उसको हमने चेंज करवाया, प्राइवेट डेवलपर्स को अलाउ करवाया। तो नए जगह पे हमने एक्सप्लोरेशन करके निकाल रहे हैं। जैसे लिथियम का जो नया सोर्स मिला है हमें जम्मू कश्मीर में, विच इज एक्चुअली लाइक गोल्ड माइन फॉर अस। सो ये काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स डोमेस्टिकली ग्लोबली हो रहा है।
which is going to play important role as far as the India's demand for critical minerals are concerned. बिल्कुल, नेशन टू नेशन क्या फ़र्क है और क्या हम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा और भी आपसे समझेंगे, क्योंकि आपने कहा कि सिर्फ डिमांड और सप्लाई की बात नहीं है, इसमें सिक्योरिटी जो है किसी भी नेशन के लिए, और सिक्योर हर कोई नेशन होना चाहता है, वो भी इसमें ऐड ऑन हो गया है, तो वो भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन जय कुमार जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे भी कहे जाते हैं कि जो एक तरह से नेमत हैं खुदा की, फ्री हैं, जैसे गर्म देश जो हैं जहाँ पर सोलर एनर्जी को अगर हम यूटिलाइज़ करें, या बहुत सारे हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर विंड एनर्जी को अगर हम कन्वर्ट कर पाएँ किसी तरीके से, तो वो बून हो सकता है हमारे नेशन के लिए। तो उस दिशा में और वो सब चीज़ें रिसाइकलिंग और इसमें कैसे फिट होती हैं, और वो थोड़ा सा और क्लैरिटी हम आपसे चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे पास, हम बहुत लकी हैं सोलर के मामले में। जैसे जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इतना सोलर रेडिएशन नहीं आता, पर इंडिया में ज़्यादातर स्टेट्स में बहुत अच्छा सोलर रेडिएशन आता है, जिसकी वजह से ज़्यादा हम सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है कि हमारी बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, बीइंग अ पेनिनसुलर कंट्री। तो कोस्ट लाइन में भी अभी तक तो हम कोस्टल स्टेट्स में और राजस्थान में, जैसे गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, इनमें बहुत ज़्यादा विंड इंस्टॉलेशंस हैं, काफ़ी विंड के प्लांट्स लग चुके हैं। इस बार बजट में ऑफशोर विंड को भी प्रमोट करने का प्रावधान रखा गया है, जिससे कि हम अपनी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। और ऑफशोर विंड के लिए तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हमारी कोस्ट लाइन इतनी लंबी है। और ऑनशोर विंड, सोलर जो हमारे काफ़ी सारे एरियाज़ में डेवलप हो रहा है ऑलरेडी, राजस्थान, गुजरात और ऑलमोस्ट हर स्टेट में डेवलप हो रहा है। और अभी रिसेंटली एक सोलर रूफटॉप प्रमोशन स्कीम भी लॉन्च हुई है, जिसमें करोड़ों घरों के ऊपर रूफटॉप पैनल्स लगाकर सेल्फ जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी करने का हाउस होल्ड लेवल पे सपोर्ट किया जा रहा है। तो इन सारे मेजर्स से भी क्या होगा कि जो हमारी एनर्जी जनरेशन है वो क्लीन हो जाएगी। और काफ़ी इससे दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो एनर्जी जनरेशन अगर हमारी क्लीन है और लो कॉस्ट है, तो उससे जो बाकी प्रोसेसिंग है, बाकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है या ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें या सर्विसेज सेक्टर के लिए भी जो एनर्जी अवेलेबिलिटी है उसमें हमें रिस्क नहीं रहेगा, हम एनर्जी सफिशिएंट हो जाएंगे। आज एज अ कंट्री हम $100 बिलियन खर्च करते हैं ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, गैस इंपोर्ट करने के लिए भी काफ़ी खर्च होता है, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक ऑयल की सप्लाई उतनी सफिशिएंट नहीं है। तो अगर हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं एनर्जी जनरेशन में थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि पार्टनरशिप्स की, जो डॉक्टर सारंगी ने भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे डोमेस्टिक माइन हो तभी हम सेल्फ सफिशिएंट तभी सफिशिएंट हो पाएंगे। पार्टनरशिप्स से कंपनीज को ग्लोबल बनाकर, जो कि हम माइनिंग के राइट्स ले सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ में जाकर, दूसरी कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, माइनिंग रिलेटेड, तो उनसे भी जो क्रिटिकल मिनरल्स का प्रॉब्लम हो सकता है वो अवॉइड करा जा सकता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि जब हम जब माइनिंग करते हैं तो क्या वो माइनिंग एनवायरमेंटली सेफ है, क्या वहाँ पे सोशल इश्यूज़ का ध्यान रखा जा रहा है, क्या उसका गवर्नेंस प्रॉपर तरीके से हो रहा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और उसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स का जो ग्लोबल टॉपिक बना हुआ है, उसमें एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कि जहाँ भी माइनिंग हो वहाँ एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो, सोशली रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो, और उसका गवर्नेंस इन द सेंस, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में, किसी कंट्री में कोई मिनरल अवेलेबल है, ग्लोबली तो उसकी बहुत डिमांड है, बट जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी हैं उनको तो माइनिंग की वजह से कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है अगर, क्योंकि राइट्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए जब ESG इश्यूज़ को अच्छे से देखा जाता है। इसका एक एडवांटेज ये है कि लोकल प्रोटेस्ट वगैरह, लोकल रेजिस्टेंस कम आता है, क्योंकि लोगों को दिखता है कि हमें अगर यहाँ पे इस मिनरल की माइनिंग हो रही है तो उससे हमें भी फ़ायदा हो रहा है, जॉब्स हैं, या एक उसे कहते हैं रॉयल्टी, कि अगर आपके एरिया में माइनिंग होती है तो उस माइनिंग से जो इनकम हो रही है उसका एक सर्टेन फ्रैक्शन आपके स्टेट को, आपके लोकल गवर्नमेंट को,
आपके लोकल कम्युनिटीज़ को मिलेगा, तो वो उनको उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। और फिर दूसरी जो टेक्नोलॉजी की बात है कि माइनिंग की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्या वो एफिशिएंट माइनिंग टेक्नोलॉजी है, कितना उसमें वेस्ट वाटर यूज़ मतलब वाटर यूजेस कितना है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। जो माइनिंग के इक्विपमेंट हैं, जैसे आप बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं, वो माइनिंग के इक्विपमेंट कैसे ड्राइव हो रहे हैं, क्या वो डीजल ड्रिवन है, क्या वो गैस ड्रिवन है, या वो इलेक्ट्रिक माइनिंग इक्विपमेंट भी हो सकते हैं। तो वो पोल्यूशन, लोकल पोल्यूशन भी कम हो सकता है। तो इस तरह से हम मिनरल्स, हम जो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन वाला भी जो टॉपिक है, उसमें भी हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हमारा लोकल एनवायरनमेंट हैम्पर नहीं हो। जी जी बिल्कुल, और उसका ध्यान रखा ही जाना चाहिए और आई एम श्योर रखा जाता भी होगा। आपसे डॉक्टर सारंगी जो मैं समझना चाहूँगी, जैसे हमने कहा कि नेशन टू नेशन भी शायद वेरी करता होगा, कुछ ऐसे मिनरल्स हो सकते हैं जो शायद हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जिस देश से हम लेकर आ रहे हैं वहाँ पर उस तरह की ज़रूरत उसके लिए ना हो, लेकिन कई बार ये भी हो जाता होगा कि हमारे उन देशों के साथ में रिश्ते चाहे बहुत बेहतर हैं क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी और बाकी उन सब चीज़ों पर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे फॉर एन एग्जांपल रशिया और यूक्रेन में जिस तरीके से अभी चीज़ें चेंज हो गई बिकॉज ऑफ दैट वॉर, तो वैसी स्थिति में हमारी पॉलिसी क्या कहती है, हमारा जो स्टोरेज है या जो रिजर्वेयर है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जो कम से कम हाल फिलहाल की या अगले कुछ साल की हम ये बात करें कि वो हमारी प्रायोरिटीज में है, तो वो कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिनके ऊपर अभी हमने फोकस किया हुआ है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। धन्यवाद। ये अगेन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि ग्लोबली अगर क्रिटिकल मिनरल्स का पिक्चर हम लाएंगे, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उस जो पोजीशन है वो काफ़ी डिस्प्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब ये है कि रिजर्व्स जो है, क्रिटिकल मिनरल्स का जो रिजर्व्स है ये काफ़ी हाईली अनइक्वल है कि कुछ कंट्रीज है जिनके पास काफ़ी हाई रिजर्व्स है, कुछ कंट्रीज है जिनके पास बहुत कम रिजर्व्स है। जैसे इंडिया, हमारा कंट्री में बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं है। चाइना अगर बोला जाए तो बहुत सारे रिजर्व्स है, बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स का। एंड जो स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि 15 कंट्रीज है जिनके पास जितने सारे क्रिटिकल मिनरल्स का आपने जिक्र किया पहले, उनको अगर सारे मिला जाए तो 55% ऑफ दोज क्रिटिकल मिनरल्स आर एक्चुअली रिजर्व्ड बाय द 15 कंट्रीज। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ग्लोबली। नॉट ओनली दैट, उसके आगे और एक बहुत बड़ा कारण है क्रिटिकल मिनरल्स का जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि क्रिटिकल मिनरल्स का रिजर्व्स तो मैटर करता है, बट आपके पास जो टेक्नोलॉजी, जो जॉय जी ने बताया कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस करने का और देन बेचने का, तो कुछ कुछ कंट्रीज है जिनके पास रिजर्व है बट उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो कुछ कंट्रीज है क्या करते हैं ना, वो रिजर्व को जैसे बताया वो माइंस का राइट को ले लेते हैं, देन दे एक्सट्रैक्ट द रिजर्व्स एंड उसको प्रोसेस करके बेचते हैं। तो ग्लोबली ये जो सप्लाई चेन इशूज़ है उसका जो रिस्क है वो डिफर करता है, नॉट ओनली बिकॉज रिजर्व डिफरेंट है, ऑल्सो आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है जिस तरह से आप रिजर्व को एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस करके बेच सकते हैं। तो ये उसी एंगल से हमने जो बताया पहले कि काफ़ी सारे ग्लोबल पार्टनरशिप्स इवॉल्व कर रहा है, काफ़ी सारे डेवलपिंग कंट्रीज टुगेदर, डेवलप्ड कंट्रीज टुगेदर, डेवलप्ड कंट्रीज देमसेल्व्स टुगेदर। तो काफ़ी सारे जो पार्टनरशिप्स इवॉल्व कर रहा है ये इसीलिए कि कुछ कंट्रीज़ का डोमिनेंस है वो ना रहे, ताकि ना आगे जाकर जो क्रिटिकल मिनरल्स का ज़रूरत होगा वो ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। इसका जो प्राइस वोलाटिलिटी का बात भी जय जी बता रहे थे वो इतना वोलाटाइल ना होए। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो रिजर्व है उतना ज़्यादा नहीं है, अभी तक जो रिजर्व है हमने ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया हुआ है। तो काफ़ी सारे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हमने काफ़ी डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज़ के लिए। बट हमारा सबसे बड़ा जो अच्छे बात है, जो गुड न्यूज़ फॉर अस, इसकी हमने लिथियम का काफ़ी सारे रिजर्व्स हमें जम्मू कश्मीर में मिला हुआ है। नए जो सोर्सेस उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारे जगह पे नए सोर्सेस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स आर फाउंड। तो उसको हमने, जैसे मैंने बताया, प्राइवेट सेक्टर हैज बीन इन्वाइटेड, तो दे हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। 20 ब्लॉक का ऑक्शन ऑलरेडी हो चुका है एंड उसमें जो है कि उसमें चैलेंज ये है कि अगर आपने 100 प्रोजेक्ट्स लेते हैं क्रिटिकल मिनरल्स का, जो हिस्टोरिकल एविडेंस है उसमें बोला जाता है 1 to 2% सक्सेसफुल,
तो आपके पास काफ़ी रिस्क है, तो रिस्क द डिग्री इंटेंसिटी ऑफ रिस्क इज़ वेरी हाई। तो इसीलिए ऑक्शन जो मैकेनिज्म किया गया है उसमें भी प्राइवेट सेक्टर्स आर बिट रिलक्टेंट बट दे आर एक्चुअली कमिंग फॉरवर्ड। पर उसमें ये बात ये है कि जो रियलिटी, जो इनकम आएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, उसको लेकर भी थोड़ा सा डिबेट चल रहा है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बोल रहे हैं कि हमने अगर उसको कमर्शलाइज करना चाहते हैं एंड हमने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास ज़्यादा उसका जो इनकम जाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स आर सेइंग कि ये रिजर्व तो हमारा है, तो हमारे पास भी रॉयल्टी रहना चाहिए। तो ये सारे डिबेट तो डोमेस्टिकली चल रहा है। बट गुड थिंग इज दैट हमने काफ़ी सारे नए जो क्रिटिकल मिनरल सोर्स है वो अभी मिल रहा है कंट्री में, एंड हम आगे जाकर ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और बेनिफिट रहेगा, जो एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट चेंज का हमने बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वो स्टेट और सेंटर का हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री तो हमेशा कहते हैं कि स्टेट ग्रो कर रहा है तो एक तरीके से नेशन भी ग्रो कर रहा है। उन्होंने अपनी हालिया स्पीच में भी जो दी गई है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, उसमें भी इस बात का जिक्र किया है। लेकिन जय जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि बजट, ऑल्दो ये इंटरिम बजट था, देश चुनावों में चला जाएगा अब कुछ ही दिनों बाद, या यूँ कह लें कि लगभग 2 महीने बाद, लेकिन बावजूद उसके भी उसमें एनर्जी को लेकर काफ़ी फोकस किया गया है। आप कैसे देखते हैं, कितना फ्यूचरिस्टिक इसको मानते हैं, कितना आप ये भी समझते हैं कि नीड ऑफ आवर है कि हम जितना जल्दी इन सब चीज़ों को के इम्पोर्टेंस को पहचानेंगे और उसके ऊपर एक फ्लो चार्ट बनाकर अगर हम काम करेंगे तो एक्चुअली और एग्जैक्टली जो हमने गोल सेट किया है, चाहे वो 2070 हमको कहा जा रहा हो, लेकिन 2047 में हम डेवलप्ड नेशन होने की भी बात करते हैं, तो फॉर दैट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारा गोल्स हैं, कंट्री ने जो टारगेट सेट करे हुए हैं अपने लिए, 2030 ले लीजिए या 2070 नेट ज़ीरो वाला टारगेट ले लीजिए, बहुत एम्बिशियस है। और इंडिया एक क्लाइमेट लीडर है ग्लोबली, और कंट्रीज़ हमारे तरफ देख रहे हैं कि कैसे ये पॉलिसीज़ हम भी इम्प्लीमेंट कर सकें और क्या इंडिया में हो रहा है जो वहाँ पे करा जा सकता है। तो इस तरह से वो बहुत क्लियर है हमारे टारगेट्स, और इसीलिए बजट में भी आप देखेंगे कि हर सेक्टर के लिए जो भी सपोर्ट है उसमें एनर्जी सेक्टर, पर्टिकुलरली ग्रीन एनर्जी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फोकस और सपोर्टिव पॉलिसीज़ रहती हैं। इससे हमारा जो एडवांटेज है, पर्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्री वाला जो पॉइंट है उसको देखा जाए अगर, तो एक डेवलप्ड कंट्री में हवा तो साफ़ होनी चाहिए, तो इसीलिए हमारा जो लोकल पोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिक मतलब व्हीकल्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा है, और व्हीकल्स जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी लोकल पोल्यूशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इन जनरल जो कोल पावर प्लांट्स हैं उनसे जो पोल्यूशन होता है वो धीरे धीरे कम होगा जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं इंडस्ट्री में हम, उससे जो इंडस्ट्रीज से होने वाला पोल्यूशन है वो भी कम होगा। तो एक एनर्जी सिक्योरिटी बन रही है हमारी, क्योंकि हम एनर्जी खुद जनरेट करेंगे, सोलर एनर्जी से, विंड से, बायोमास से। हमारी अपनी एनर्जी, हमें किसी से डिपेंडेंसी नहीं है कि एनर्जी इंपोर्ट एनर्जी सोर्सेज के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, डोमेस्टिक सोर्सेज होंगे। दूसरा, हमारा पोल्यूशन लेवल कम होगा, और तीसरा कि ये सारे इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन्स हैं, क्योंकि एक नया सेक्टर इवॉल्व है। मतलब अब तो काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका है सोलर, विंड, बायोमास भी कुछ हद तक, बट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी हमने देखना शुरू करा है कि इलेक्ट्रिक बसेस ऐसी होती हैं, इलेक्ट्रिक कार्स ऐसे होते हैं। जब ये पूरा ट्रांजिशन होगा कि इलेक्ट्रिक कार्स दिखेंगी रोड पे और बसेस बहुत ज़्यादा दिखेंगी, तो उसमें कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, कितने नए बिजनेसेस डेवलप होंगे, वो एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है। तो इससे हमारा एनर्जी सिक्योरिटी भी एड्रेस हो रहा है, इससे हमारा लोकल एयर पोल्यूशन भी एड्रेस हो रहा है, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है। तो इसलिए ये ट्रांजिशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, होना ही चाहिए। और इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि ट्रांजिशन हो रहा है, इवन आई हैव विटनेस सम थिंग्स लाइक जैसे आपने एग्जांपल दिया कि घरों में भी सोलर पैनल्स लग रहे हैं, और ना सिर्फ वो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है उसको वो पूरा कर पा रहे हैं, बल्कि वो सरप्लस में भी हैं कई जगहों पर। लेकिन जो एक सवाल है लोगों के मन में वो ये है कि हमने टारगेट 2030 का किया हुआ है। आज अगर हम कहीं पर वो सोलर एनर्जी के लिए
लिए वो सब इंस्टॉल करवा रहे हैं, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स में भी 15 ईयर्स में भी 30 ईयर्स, तो वो जो पैनल्स लग रहे हैं उनको भी क्या हम किसी तरीके से रीयूज़ कर पाएंगे, सो दैट कि एक जो अगर हम किसी तरीके से ये मानकर चलें कि ये बाद में वेस्ट हो जाएगा तो वो भी वेस्ट ना हो। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस पे काफ़ी फोकस करा हुआ है रिसोर्स एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिसाइकलिंग एज अ सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सोलर पैनल रिसाइकलिंग के लिए ऑलरेडी पॉलिसी गाइडलाइंस वगैरह बन रही हैं। हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट का रूल है, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं इंक्लूडिंग सोलर पैनल्स, इंक्लूडिंग अदर इलेक्ट्रिकल आइटम्स, दे आर टू बी रिसाइकल्ड। वो मैंडेटरी है बाय लॉ। और उसको रिसाइकलिंग अभी जैसे वॉल्यूम इतना नहीं आया बिकॉज सोलर पैनल लगना ही काफ़ी रिसेंटली शुरू हुआ है, पर 10 इनकी लाइफ 15 साल है सोलर पैनल्स की। 15 साल के बाद वो यूजेबल नहीं रहेंगे तो उसके बाद उनको रिसाइकल करना ही पड़ेगा। और अभी से वो ध्यान दिया जा रहा है कि एटलीस्ट हमारे पास इतनी रिसाइकलिंग कैपेसिटी हो, उतनी कंपनीज हो, वो वैल्यू चेन स्टैब्लिश्ड हो कि हमारा पैनल खराब हो गया है तो हम किसको कॉल करें जो आकर हमारे पैनल को ले जाए, या कोई एक ऐसा ड्रॉप ऑफ पॉइंट हो जहाँ पे हम जाके अपना पुराना पैनल दे सकें और फिर वो वहाँ से वो रिसाइकलिंग के लिए चला जाए। उसमें जो मेटल्स हैं वो रिकवर हो जाएं और वो नए पैनल को बनाने में यूज हो जाएं, बजाय कि हम वर्जिन मेटल्स को यूज करके नए पैनल बनाएं। क्यों ना हम रिसाइकल्ड मेटल्स को यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करें। फेल टू डू सो देन तो फिर हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा आई गेस। सर आपसे मैं सारंगी जी जानना चाहती हूँ कौन सा सेक्टर भी है, क्योंकि हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सेक्टर वाइज आपसे थोड़ा समझें कि कौन सा एरिया, कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसमें टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, उसमें डिफेंस हो सकता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। सो फोकस एरिया हमारा अभी सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी में है वो कौन सा है? मैम, क्रिटिकल मिनरल्स का जो इम्पोर्टेंस है वो प्राइमरली एनर्जी के लिए, डिफेंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए होता है। ओके। तो अभी जो एनर्जी का ट्रांजिशन का बात हमने कर रहे हैं, सो ट्रांजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एनर्जी के लिए ही प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, बिकॉज एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। आपने जो बताया शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है 2030 का 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल, हमारा 2070 का जो नेट जीरो का टारगेट है, ये काफ़ी बड़े टारगेट्स है। तो हमें ना सप्लाई चेन को ध्यान में रखकर, जैसे सप्लाई चेन मैंने जो बताया उसका 2 एस्पेक्ट है, एक तो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन है, दूसरा हमारा जो इंटरनेशनल ग्लोबली हमने कैसे हमारे जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कैसे उसको पोजीशन कर रहे हैं, इंडिया हाउ इज इट गोइंग टू पोजीशन इटसेल्फ, वो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। दूसरा ये है कि हमारा जो ट्रांजिशन जिस रेट में होगा, बिकॉज ट्रांजिशन का जब हम जिक्र करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट डिबेट जो अभी COP 28 में भी चल रहा था कि COP 26 में जो ग्लासगो में हुआ था, हमने बोले थे कि कोल फेज डाउन, कोल फेज आउट, तो इंडिया डिडंट एग्री। इंडिया सेड कि कोल फेज डाउन इज पॉसिबल, कोल फेज आउट हम इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, विच इज ट्रू बिकॉज वी आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन कोल, वी कैन नॉट क्विकली ओवरनाइट चेंज। अभी जो COP 28 दुबई में हुआ है उसमें डिबेट ये था कि एट व्हाट रेट वी आर गोइंग ट्रांजिट, तो उसी रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये रेट का जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस है, क्योंकि फॉरवर्ड लिंकेजेस ये कि किस रेट में कंज्यूम कर रहे हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस ये कि क्रिटिकल मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस होगा। तो जितने जितने आपने जैसे रिन्यूएबल्स ला रहे हैं, सोलर ला रहे हैं, विंड ला रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन ला रहे हैं, बैटरी स्टोरेज ला रहे हैं, सो ये कौन सा रेट में चेंज हो रहा है और उसका इम्पैक्ट जो बैकवर्ड इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स का रिक्वायरमेंट, और फिर उसको पीछे ले जाएंगे तो हम देखेंगे डोमेस्टिकली कितना अवेलेबल है, इंटरनेशनली हमारा पोजीशन क्या है, सो हाउ आर स्ट्रैटेजाइजिंग, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स आल्सो। तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है जी। एक चीज और इसी में ऐड ऑन जो मैं आपसे करवाना चाहती हूँ, क्योंकि पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे हैं और पॉलिसी में हम देख रहे हैं कि जो पिक्चर है बहुत क्लैरिटी के साथ कि हमारा नेशन आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमको शामिल तो जो एंड यूजर है उसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन वाला जो मामला है वो भी उतना ही, जैसे हमारी पॉलिसी वे फॉरवर्ड जा रही है, वहाँ बैकवर्ड भी शायद हमको उस मैसेज को उसी तरीके से कन्वे करना होगा। वहाँ का जो कॉम्बिनेशन है वो है परफेक्ट, आपको नजर आ रहा है? वो काफी सारे एफर्ट्स लिया जा रहा है। मैं अगर कुछ 1-2 एग्जांपल्स आपको दूं, हमारा एक एनर्जी के डोमेन में एक पर्टिकुलर स्कीम है जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी करता है, जो डिमांड साइड मैनेजमेंट बोलते हैं उसको। इसमें जो जॉय जी ने भी जिक्र किया कि एनर्जी एफिशिएंसी रिलेटेड एस्पेक्ट जो है, तो हमने कंज्यूमर को अवेयरनेस कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे अवेयरनेस स्कीम से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में भी
तो लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अगर आपने रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको एनर्जी, जैसे अपने कुछ है कि पेनाल्टी मैकेनिज्म भी है, जैसे अपने पीक ऑफ पीक टैरिफ है, तो थोड़ा टेक्निकल है इस टर्म में, बट ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे अपने इवनिंग में और मॉर्निंग में पीक एनर्जी है, उस टाइम पीक एनर्जी का जो प्राइस आप दे रहे हैं पर यूनिट, अगर एनर्जी कंज्यूम करा वो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसको मोटिवेट किया जा रहा है लोगों को कि आप पीक टाइम में एनर्जी कंज्यूम मत करिए ताकि ना आपको ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। सो पर यूनिट का जो कॉस्ट है, तो एनर्जी कंज्यूमर एंड में भी काफ़ी सारे एफर्ट्स लिया जा रहा है। बट अगर मैं वो थोड़ा सा इन डेप्थ में जाऊँ, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आगे भी आएगा, क्योंकि हमने जो ग्रिड डिपेंडेंट है वो धीरे धीरे हमने ना डिस्कनेक्ट कर लेंगे। बिकॉज आपने जो रूफटॉप का जिक्र करा है, तो अगर हमने पूरा रूफटॉप में अगर कंप्लीटली रिलायबल हो जाएंगे तो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेंगे, तो ग्रिड के थ्रू में जो पेनल्टी मैकेनिज्म है वो काम नहीं करेगा। तो आगे हमने क्या कर सकते हैं, तो हमने कार्बन मार्केट को भी ला रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट्स ले रहा है कि कंज्यूमर एंड में भी लोगों को अवेयरनेस बढ़े, नॉट ओनली अवेयरनेस, लोगों उसको प्रैक्टिस करें। तो स्कूल लेवल में भी काफी सारे जगह, जैसे उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट 8,000 स्कूल में एनर्जी क्लब्स बनाया है, ताकि ना बच्चों को भी पता चले कि ये क्रिटिकल मिनरल्स है ही क्या, सोलर एनर्जी है ही क्या, एनर्जी एफिशिएंसी आप कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट घर में कैसे कर सकते हैं। तो ये काफी सारे एफर्ट्स चल रहा है जी, हर तरह से। और जय जी, आपसे भी ये जानना चाहूँगी, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंसी है वो हम जानते हैं, लेकिन हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने के, हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ जाने के, वो भी हम जानते हैं। लेकिन ये जो ट्रांजिशन के पीरियड में हम अभी कम से कम हैं और अगले आने वाले कुछ और साल तक हम रहेंगे, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं और कैसे और बेहतर ढंग से समझा पाएंगे कि ये ट्रांजिशन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और हमारे उसमें जो वे फॉरवर्ड स्टेप्स हैं वो क्या हो सकते हैं। तो ट्रांजिशन स्लो या जिस पेस पे अभी हो रहा है वो तरीका बेटर है, बजाय कि बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर दें। जैसे अगर आज बैन कर दिया जाए सारी डीजल व्हीकल्स को या पेट्रोल व्हीकल्स को, बहुत दिक्कतें आएंगी लोगों को, और सबसे बड़ा जो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा वो काफ़ी एडवर्स हो सकता है। इसीलिए स्लो ट्रांजिशन, मतलब हम प्रमोट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, पर हम ऐसा नहीं कि मोबिलिटी को हम नहीं स्टॉप कर सकते कि लोग जाएं ना एक जगह से दूसरी जगह, या ट्रेड के लिए जो हम गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो तो नहीं रोक सकते। तो इसीलिए हमें प्रमोट करना है इन कह सकते हैं आप नीश सेक्टर्स को, और इसके लिए सब्सिडीज़ की अवेलेबिलिटी है। एक मोडालिटी है रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में आई है, पर्टिकुलरली फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। उसमें क्या होता है, जब आप लोन लेने जाते हैं किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तो इंटरेस्ट रेट कम है, और उसके साथ साथ उसमें जो कोलैटरल देना पड़ता है वो भी, कोलैटरल रिक्वायरमेंट भी कम है। तो आप ज़्यादा जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं उस स्कीम के प्रमोशन, उस स्कीम की वजह से। ऐसे ही सोलर पैनल्स में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सब्सिडी है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी सब्सिडीज़ दे रही हैं। तो लोगों को इंकरेजमेंट मिलती है कि हाँ हम भी सोलर पैनल लगा लेते हैं, पे बैक पीरियड 3 साल है, 5 साल है। बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आपको इतनी जल्दी पे बैक मिल जाएगा अगर आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो सोलर इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट किए जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के इन्वेस्टमेंट है, या बायोमास टू एनर्जी, बायोगैस के लिए बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स हैं इस बजट में। जैसे जो एग्री रेसिड्यू होता है, पराली वाली जो समस्या है, उसको एग्री रेसिड्यू को सोर्स करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उस पर सब्सिडी का अनाउंसमेंट हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से एक सेक्टर जो ये ग्रीन सेक्टर है उनको प्रमोट किया जा रहा है, और ये धीरे धीरे ही होगा। जिस स्पेस से हो रहा है उसको थोड़ा और तेज़ कर सकते हैं, या गवर्नमेंट की कोशिश है कि उसको तेज़ करें, बट बहुत ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं, जिससे कि जो नॉर्मल इकॉनमी है वो धीरे धीरे इसको अपने एसिमुलेट कर ले, बजाय कि एक शॉक की तरह कोई चीज़ इंट्रोड्यूस हो। जी, और डॉक्टर सारंगी, आपसे भी मैं ये समझना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर इसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट है, और वो एक बड़ा सेक्टर है। कम से कम इंडिया जैसे नेशन की हम बात करें तो हमारी जो डिपेंडेंसी है बहुत सारी हमारी जनता की, वो क्योंकि प्राइमरी सेक्टर है वो हमारा, तो वहाँ पर किस तरीके इनिशिएटिव्स हैं और किस तरीके का रोड मैप है उस सेक्टर को लेकर? हम ना एक डिबेट कर रहे हैं अभी कि
whether India should go for transition-led development or development-led transition. ओके क्योंकि ये डिबेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ट्रांजिशन लाना चाहते हैं, हाँ। बट हमारा डेवलपमेंट ना रुक जाए, ये हमारा गवर्नमेंट का भी प्रयास है। हाँ। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Right. आपने जैसे बताया एग्रीकल्चर इज द हार्ट ऑफ आई मीन कोर सेक्टर फॉर अस। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एंड एग्रीकल्चर इज कनेक्टेड, उसका बैकवर्ड लिंकेजेस है, फॉरवर्ड लिंकेजेस भी है। तो अभी इंटरेस्टिंगली काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स उस सेक्टर में भी हो रहा है ट्रांजिशन पॉइंट ऑफ व्यू में। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो कुसुम स्कीम है। कुसुम स्कीम में क्या है कि आपने जो इरिगेशन सिस्टम है, जो डीजल बेस्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इरिगेशन है, उसको हमने कन्वर्ट करना चाहते हैं सोलर पीवी बेस्ड इरिगेशन सिस्टम। उसमें क्या हो रहा है ना, जो वाटर एनर्जी फूड हमने बोलते हैं नेक्सस है, कनेक्शन है, वो चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली फ्री मिल रहा था, तो फार्मर्स लोग जो है वो पानी ज़्यादा निकाल के बेच रहे थे। अभी क्या है, सोलार लगा रहे हैं, तो अभी उसमें फ़ायदा ये है कि सोलार में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो आपको यूज़ कर सकते हैं पानी निकालने के लिए, और आपके पास दूसरा ऑप्शन है उसको भी बेच सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी ये जो नैरेटिव है वाटर एनर्जी फूड नेक्सस, वो चेंज हो रहा है। एक तो ये चेंज है, दूसरा आपका क्या हो रहा है ना, जो कंज्यूमर एंड में भी चेंज हो रहा है, फूड कंजम्पशन पैटर्न एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज, वो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है किस तरह से आपने कर रहे हैं एग्रीकल्चर। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी आ रहा है। तो ये काफ़ी सारे चेंजेस जो है, हम जो ट्रांजिशंस का बात कर रहे हैं, ये काफ़ी जुड़वा हुआ है, सारे कनेक्टेड है। जी। तो काफ़ी मैक्रो लेवल में हो रहा है, जैसे हमने कोल से रिन्यूएबल्स का डिस्कशन कर रहे हैं, माइक्रो मेसो स्केल में हो रहा है, स्टेट लेवल में हो रहा है, माइक्रो स्केल में डिसेंट्रलाइज स्केल में सोलर रूफटॉप जिक्र आपने करवाया, एग्रीकल्चर फील्ड में भी हो रहा है। तो काफ़ी सारे जगह पे ये ट्रांजिशंस हो रहा है डिफरेंट फॉर्म्स में। बट इम्पोर्टेंट ये है कि सारे ट्रांजिशन में अगर पीछे तरफ जाए, हमें क्रिटिकल मिनरल्स का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अगर वो क्रिटिकल मिनरल्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हमने उसको कैसे डेवलप करवा रहे हैं डोमेस्टिकली एंड ड्राइंग फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेस, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हम उसको धीरे धीरे सुलझना चाहते हैं सारे पॉलिसीज के थ्रू में, बाय अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंड टेकिंग डिफरेंट अदर इनिशिएटिव्स। जैसे पीपीपी मॉडल हमारा कई इनिशिएटिव्स हैं जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर करते हैं, तो इस सेक्टर में भी जय जी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स जब आ जाते हैं किसी भी चीज़ में, तो एक तरह का एडवांसमेंट देखने को मिलता है। आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स उस तरह से नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के कारण ही जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वो भी हमको देखने को मिलती है। बट वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और उनको लेकर भी जो हमारा एक विज़न है, जैसा कि हमारे बजट में भी किसी तरह का जो इंफॉर्मेशन शेयर आप करना चाहें, और वो कितना इम्पॉर्टेंट है उस सेक्टर का इस सेक्टर में आना, और एक रिजर्वेयर के तौर पर चाहे हम बात करें या फिर उसके इम्पोर्टेंस को समझकर उसमें आगे बढ़कर हमारे लिए कुछ चीज़ों को सिक्योर कर लेना, क्योंकि हमने सिक्योरिटी का भी जिक्र किया है कि हमें उस तरह से भी सिक्योर होना है कि हम कैसे अपने सिक्योरिटी को बढ़ाएं इन क्रिटिकल मिनरल्स को सिक्योर करके। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी एकदम बज़वर्ड है, अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर स्टेट अपना इन्वेस्टर्स समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वहाँ पे कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, उनके लीडर्स जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर लीडर्स, दे गो देयर, और वो चीफ मिनिस्टर लेवल पे इवन हायर ऑफिशियल्स, दे आर ऑल अवेलेबल फॉर सपोर्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने का मैकेनिज्म बन गया है, ऑलमोस्ट हर स्टेट में है और बहुत इनकरेज किया जा रहा है। उसका मेन रीज़न ये है कि प्राइवेट सेक्टर अपने साथ एक्सपर्टीज़ लेकर आते हैं, उनको टेक्नोलॉजी एक्सेस है और इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते हैं, और स्टेट को बहुत फ़ायदा होता है जब इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती हैं। तो इन सेक्टर्स में भी, जैसे गोपाल जी ने बताया कि ऑक्शनिंग हुई है मिनरल ब्लॉक्स की, उसमें प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जा रहा है कि आप आकर एक्सप्लोर कीजिए मिनरल्स को, और रिफाइनरीज लगाइए मिनरल्स की, जिससे कि हम डोमेस्टिकली कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के रिसोर्सेज डेवलप कर सकें। और दूसरा है जो इंटरनेशनल बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप करना। जैसे अगर कोई कंपनी है जिसका चिली में भी प्रोजेक्ट है, इंडिया में भी प्रोजेक्ट है, या मल्टीनेशनल्स हैं जो कई कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज काफ़ी ईजिली ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, बहुत जल्दी रिसोर्सेज मोबिलाइज हो जाएंगे, और लोकल डेवलपमेंट भी होगी।
तो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ऐसी कंपनीज को भी प्रमोट किया जा रहा है जो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने सुना होगा टेस्ला कार कंपनी जो है, उसको काफ़ी इनकरेज किया जा रहा है कि वो आ जाए इंडिया में, यहाँ पे कार बनाएं डोमेस्टिक मार्केट के लिए। और ऐसे ही हर वेल नोन कंपनी जो है उसको इनकरेज किया जा रहा है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करें और अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आइए, अपना यहीं मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, यहीं पे सेल कीजिए। और उन कंपनीज के पास ऑलरेडी ये वैल्यू चेन्स हैं। टेस्ला यूएस में इलेक्ट्रिक कार बना रही है, तो उसे पता है कि कहाँ से क्या मेटल सोर्स करना है। अब वो इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे तो वो फिर अपना इंतज़ाम करके आएंगे कि हमें किससे मेटल खरीदना है, किससे प्लास्टिक के पार्ट्स खरीदने हैं, कहाँ से डिजिटल कंपोनेंट लेकर आना है। तो इसीलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करा जा रहा है और इस मैटर में प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अगर आप और कई बार फंड रेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने दे आर लिस्टेड इन यूएस, उन्होंने पैसा रेज अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्ट करके पैसा रेज किया है। वो पैसा वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगाने के लिए। तो ये फाइनेंस मोबिलाइजेशन के लिए, टेक्नोलॉजी मोबिलाइजेशन के लिए और सप्लाई चेन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तीनों मैटर्स को एड्रेस करने के लिए बहुत अच्छा है प्राइवेट सेक्टर प्रमोशन। ओके डॉक्टर सारंगी जी जी बिल्कुल कीजिए। जो जॉय जी ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है पर्टिकुलरली ग्रीन एनर्जी डोमेन में, सो पहले से ही काफी बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमने अगर देखेंगे कैसे वो रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ हुआ है, सो देयर इज एक्चुअली ए पाथवे। जैसे पहले हमने कुछ इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स दे रहे थे जो पब्लिकली सपोर्टेड था। हमने एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन स्कीम था, हमारे पास जीबीआई था, जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव था। धीरे धीरे हम आगे की तरफ जाके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमने मार्केट मोड्स को ले आए, जैसे ऑक्शन का बताया। सो देयर इज ए क्लियर पाथवे फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू वेंचर इनटू दिस एरिया एंड play an important role in driving the energy transition, both in the field of critical minerals, also in the field of renewable energy. You talk of green hydrogen, you talk of battery storage, everywhere private sector has an important role. We are way forward, we have done so much, but still the demand is increasing and so the challenges. तो उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे डॉक्टर सारंगी? चैलेंजेस तो बहुत है मैम। चैलेंजेस तो ये है कि जैसे हमने बताया सिक्योर करना ग्लोबली इंडिया का पोजीशन इन टर्म्स ऑफ सोर्सिंग द क्रिटिकल मिनरल्स। नॉट ओनली सोर्सिंग, ऑल्सो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए प्रोसेसिंग करने के लिए, आप उसको टेक्नोलॉजी चाहिए बेचने के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है। सो वी आर डेवलपिंग दैट, ये एक इम्पोर्टेंट चैलेंज। सेकंड, डोमेस्टिकली हमारा चैलेंज ये है कि हमने एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारे पास जितने फंड्स चाहिए, तो हमको वो फंड्स टेक्नोलॉजी के लिए हमने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया है, बट वी विल आल्सो हैव टू ओपन अप मोर, allowing foreign investors, foreign developers, foreign technology suppliers कि वो आके हमें हेल्प करें इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो जॉय जी ने बताया कि हमने जब एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिकॉज माइनिंग एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमने एनवायरमेंटली उसको साउंड बनाए, बिकॉज हमने ये सारे चीजें कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी के लिए। अगर हमारा एक्सप्लोरेशन इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट इज बैड, देन इट इज एक्चुअली डिफीटिंग द पर्पस। तो हमने एनवायरमेंट को टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। सोशल इश्यूज, कम्युनिटी स्केल में जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट, उसको मिनिमाइज करना चाहिए। तो ये सारे इश्यूज जो है, ये पूरा एंटायर सप्लाई चेन में इसका इकोनॉमिक चैलेंज है, टेक्नोलॉजी चैलेंज है, सोशल चैलेंज है, एनवायरमेंटल चैलेंज है, सारे को एक बैलेंस्ड वे में करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। So far so good, but फिर भी जय जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आपकी तरफ से चाहूँगी, हाउ विल यू कंक्लूड दिस एंटायर थिंग, द क्रिटिकल मिनरल्स एंड एवरीथिंग? सो आई वुड कंक्लूड बाय, मैं ये कंक्लूजन में यही कहूँगा कि इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and it is being tackled by the right set of tools right now, and it is a prioritized issue. इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन ये हो सकता है कि पब्लिक भी थोड़ा कॉन्शियस हो जाए कि हम अपने रिसोर्स यूज़ को कैसे देखते हैं, और रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ करें, वेस्टेज ना करें, रिसाइकलिंग को प्रमोट करें, जिसमें इंडिविजुअल का बहुत रोल है। कि अगर मैंने कोई जैसे पुराना लैपटॉप है, पुराना फ़ोन है, तो उसे ऐसे ही नहीं फेंक देना या किसी कबाड़े वाले को नहीं दे देना, उसे रिसाइकलिंग के लिए भेजना है।
तो एक पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे सारे एफर्ट्स कर ही रही है। जी, थैंक यू सो मच जय जी, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। डॉक्टर सारंगी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आकर इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। सो आई एम श्योर आप लोगों को ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय भी हम तक जाहिर कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।